ग्रीन, ये ग्रीन, रेड, ओके ये रेड है। ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर, ओके। ये ब्लैक। अच्छा अब आप काम करें, अब आप रेड कलर निकालें, रेड कलर। वेयर इज रेड? वेयर इज रेड कलर? उठाएं उठाएं, इसको उठा लें, राइटिंग करें रेड से, रेड से राइटिंग करें, राइटिंग करें, इधर इधर राइटिंग करें रेड से। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में जो एयर है वो सबसे ज़्यादा रहती है। 85% ऑफ द एयर रिमेन्स इन द ट्रोपोस्फेयर, यानी विद इन 16 किलोमीटर ऑफ द इक्वेटर 85% एयर रिमेन्स। ये कौन सा कलर है? इधर कलर उठाएं, ग्रीन, ग्रीन से राइटिंग करें। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, आप पोलर साइड पे चले गए, उधर बहुत ठंड होती है। उसको नहीं करना, वो तो देखो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपने इधर करना है। हाँ ये काउंटर क्लॉकवाइज है। इट इज स्टार्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम नासिर है और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान का 60% जो एरिया है, जियोग्राफिक एरिया है, वो शदीद गर्मी की लहर के जद में है, जिसको हीट वेव का नाम दिया गया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हीट वेव क्या है और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। क्या ये नॉर्मल चीज़ है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमें ख़ुसूसी तौर पे देखने की ज़रूरत है। तो आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों और राइट साइड पे जो मैंने एक फ़िगर बनाई है, ये बेसिकली कोशिश की है कि ये कुछ चीज़ें आपको जियोग्राफिक लिहाज से एक्सप्लेन करें। हमारी ये जो ज़मीन है, इसके ऊपर ज़ाहिर है एक सोलर सिस्टम है और सूरज की जो रेडिएशन है वो पड़ती हैं, धूप पड़ती है, आप समझ लें। ये जो रेडिएशन पड़ती है, धूप पड़ती है, और हमारी जो ज़मीन है ये डिफरेंट लेयर्स में तकसीम की गई है। अगर ये पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें हमने टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो किस हिसाब से कैसे होती है। मिसाल के तौर पे ये ज़मीन का हमारा एक ख़त्ता इस्तवार जिसको हम कहते हैं, या अंग्रेज़ी में इक्वेटर कहते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हॉरिजेंटल लाइन हम ज़मीन के सेंटर में तकरीबन हम खींचते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हम ऊपर वाले को कहते हैं, और नीचे वाले को इक्वेटर के उसको साउदर्न हेमिस्फेयर हम कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आप जाते हैं तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ पे आप जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके दरमियान का जो एरिया है इसको हम टॉरेड जोन कहते हैं। ये टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो टॉरेड जोन है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, तो इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। वो कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर के पास पास हैं उनमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे उनमें युगांडा शामिल है, कोलंबिया इसमें शामिल है, और तकरीबन 11 एक मुल्क ऐसे हैं जो कि इक्वेटर के पास पास हैं, और उनका जो टेम्परेचर है, नैरोबी कीनिया जो है वो शामिल है इसमें। तो उनका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सूरज है, क्योंकि ये तकरीबन एक हॉरिजेंटल लाइन है स्ट्रेट, और इसमें सूरज का जो एक्सपोयर है सन का, सनलाइट का, या सन सोलर रेडिएशन का, सोलर इंसोलेशन का, वो सबसे ज़्यादा पीरियड यहाँ पे रहता है। और ज़मीन ने क्योंकि अपने एक्सिस के गिर्द घूमना होता है, और बाकी जो एरियाज़ हैं या फिर लाइंस हैं उनको एक्सपोयर कम मिलता है सनलाइट का। लेकिन जो टॉरेड जोन है, या वो कंट्रीज़ जो कि टॉरेड जोन में आती हैं, उनका एक्सपोयर सबसे ज़्यादा होता है। उनमें मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ आपको गिना दी हैं, और कुछ जो है ग्लोब के ऊपर भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम ऊपर को चलते हैं
तो ये आ जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो इक्वेटर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर तक और 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर जो है, यानी आर्कटिक सर्कल, और ये नीचे वाला नॉर्थ का आर्कटिक सर्कल और साउथ का आर्कटिक सर्कल। और आप ये समझ लें कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री 66 डिग्री के दरमियान जो लैटीट्यूड की हम ये बात कर रहे हैं, लैटीट्यूड इमेजिनरी जो लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजेंटल जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये नेविगेशन के लिए काम आती हैं, और दुनिया इसके मुताबिक अपने जो है लोकेशंस को, और जो वर्ल्ड का ट्रेड होता था शुरू में वो थ्रू नेविगेशन होता, तो इसलिए इनको ये तकसीम किया गया है। तो अब ये जो है ये टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन में 4 सीज़न भी वाक़ होते हैं, हमारा पाकिस्तान भी इसी जोन में आता है, तो 4 सीज़न भी इसमें वाक़ होते हैं, और इसमें टेम्परेचर भी वार्म होता है, वार्म टू हॉट होता है। यहाँ पे हॉटर होता है, वहाँ यहाँ से वार्म टू हॉट होता है। और अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये फ्रिजिड जोन है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, और इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक लैटीट्यूड का जो है वो फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन आप नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ फ्रीजिंगली कोल्ड टेम्परेचर होता है। उसकी वजह ये है कि ऊपर हमारे ये पोल्स हैं, ऊपर वाला जो पोल है ये ग्रीनलैंड और आइस कैप्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एंटार्कटिक जो है हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है, और यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ रहती है। दैट्स वाई ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें यह है कि टेम्परेचर का जो सन का जो एक्सपोयर है वो भी सबसे कम होता है। अब इसकी बाज़ वक़्त ये सिचुएशन हो जाती है कि इसमें जो है तकरीबन 2 से 3 मंथ जो है समर रहता है, बाकी सब कोल्ड रहता है। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है सारा दिन, अगर ये 3 डिग्री धूप है, यानी कि आप समझ लें कि इसमें समर वाला मंथ्स हैं, तो दिन जो 24 घंटे तक यहाँ पे रोशनी रहती है। फिर जब आप विंटर में आ जाते हैं तो फिर 24 घंटे यहाँ पे डार्कनेस, रात होती है। जब ये ग्लोब इस तरह से घूमता है, आप समझ लें कि क्लॉकवाइज जब ये घूमता है, ग्लोब ऊपर वाला क्लॉकवाइज है, ये नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब ये घूमता है तो इसको सन की एक्सपोयर सबसे कम होती है। दैट्स वाई ये जो है ना, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, यहाँ पे ठंड होती है। एक तो ये आपको हमने टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, क्योंकि ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, सोलर से, सोलर रेडिएशन होती है। अब दूसरी बात आप समझने की ये कोशिश करें कि ये सोलर रेडिएशन तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक आपको लेयर्स, हमने पिछली वीडियो में एक में बताया था कि एटमॉस्फेयर, हमारी जो ज़मीन है वो गैसियस लेयर से बनी हुई है। और ये जो लेयर्स हैं ये मतलब आप समझ लेंगे इक्वेटर से लेकर आपकी जो सन ऊपर आता है तो उसमें लेयर्स हैं, और ये लेयर्स बनी हुई हैं जो कि कशिश शकल है, उसकी वजह से लेयर्स मेंटेन होती हैं, जिस लेयर्स हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, वो लेयर्स कहते हैं। जब भी सूरज की लाइट हमारी ज़मीन तक पड़ती है तो वो ये ऊपर वाली जो फ़िज़ा है, जिसको अंग्रेज़ी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इस एटमॉस्फेयर में गैसियस लेयर्स, गैसेस होती हैं। जैसे हमारी हवा है, हवा में क्या है जी, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस मौजूद हैं। गैसेस का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स जो है इन मोशन होते हैं, गैसेस इन मोशन होती हैं, किसकी वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से। अब ये जो सोलर रेडिएशन है ये ऊपर आती हैं और इनको इंटरफेयर किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीके से, यानी कि ये कुछ डायरेक्टली 31% सोलर जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, और बाकी जो है 30% थ्रू डिफ्यूजन जो है ना हमारी ज़मीन तक आती हैं, यानी कोई क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जो है कुछ चीज़ें जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो स्कैटर्ड करके फिर ज़मीन में भेजती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्टली वापस भेज दी जाती हैं। तो 72,000 कैलोरीज़ पर सेकंड, 72,000 कैलोरीज़ पर सेकंड जो हीट है सोलर की, वो नेट रेडिएशन के हिसाब से, यानी कुछ वापस आ गई, कुछ चली गई, इनकमिंग और आउटगोइंग। जो इनकमिंग रेडिएशन होती हैं
सन की वो शॉर्ट वेव, यानी हॉट बॉडीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन देती हैं, जो कि कोल्ड बॉडीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ज़मीन है, ये एक अदरवाइज़ कोल्ड बॉडी है एक, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ना ये प्रोड्यूस करती हैं। अब जो हॉटर रेडिएशंस हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से या फिर सन से आ रही हैं, तो वो मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन के ऊपर उसने टच किया, टच करने के बाद ज़मीन डार्क है, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी रेडिएशन को और कुछ एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी रेडिएशन को, उस रिफ्लेक्शन बैक करने की वजह से बेसिकली हमारी ज़मीन वार्म रहती है और एवरेज जो टेम्परेचर है हमारी ज़मीन का वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, तो हमारी ज़मीन का एवरेज जो टेम्परेचर हो वो -20 डिग्री हो। तो लिहाजा ये जो रिफ्लेक्शन बैक होती है, यानी सूरज की जो धूप है वो वापस को जाती है, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले ये एक्सप्लेन किया है कि ये मुख्तलिफ जोन्स हैं जिसमें कितनी सूरज एंगल के हिसाब से सूरज की धूप पड़ती है, तो उन एरियाज में तकसीम किया गया। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक आपको बताया हमने टेम्परेचर है, जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू वेरियस जो है ना मेथड्स, हमने आपको बता दी कि नेट रेडिएशन होती है। एक इसके साथ में होती है एयर प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि जो वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर है, यानी हवा का एक कॉलम है, एक वर्टिकल जो नीचे आ जाता है, वो प्रेस करता है, प्रेशर के साथ नीचे आता है किसी एक सर्टन एरियाज़ में, यानी आप समझ लें कि वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर या फोर्स एग्जर्टेड बाय वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर इन स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट स्पेस, ठीक है। किसी भी ख़ास स्पेस में किसी ख़ास टाइम तक जो कि फोर्स एग्जर्ट करती है प्रेशर की, हाई प्रेशर की, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और इसको मिली बार में आप मेजर करते हैं और इसके लिए बैरोमीटर और मुख्तलिफ जो है ये आलात यूज़ किए जाते हैं कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से जो हमारी ग्लोब है इसको डिफरेंट बेल्ट्स में तकसीम किया गया है। हमारा इक्वेटर जो है, जिसको हम ख़त्ते सवा कहते हैं, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। वजह क्या है? वजह हमने आपको पहले एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे टॉरेड जोन है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ पे एक जर्नल, एक आप प्रिंसिपल समझ लें कि जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ये अपोजिट होते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। और हवा, यहाँ की जो हवा है वो क्या होगी? गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो वो लाइट होगी। लाइट क्यों होगी? क्योंकि इसमें प्रेशर कम है। लाइट हवा प्रेशर की वजह कम होने की वजह से ऊपर को उठती है, ठीक है। गर्म हवा गर्म होके, हमने ये प्रिंसिपल समझा है, हवा जब गर्म होती है तो इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हवा ऊपर को जाती है, ठीक है। जैसे ही हवा ऊपर को जाती है तो इसकी स्पेस लेने के लिए वैक्यूम एक क्रिएट होता है, तो इसकी स्पेस लेने के लिए ऊपर से एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर वाली, यानी कि ठंडी हवा ऊपर से रश करती है नीचे को, ठीक है। और ये मिसाल के तौर पे ये दूसरा जो बेल्ट है हमारा, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये 30 to 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30 to 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अगर हम अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जिसमें हमारा मुल्क मौजूद है पाकिस्तान, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, या फिर जिसको हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम ईस्टर्लीज, या फिर आप समझ लें मशरक की हवाएं। ये मशरक की हवाएं यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को आती हैं। ये देखें हमने एंगल बनाया है, इधर से, यहाँ से ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे आती हैं। और ये जो हवाएं हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर मौजूद होता है और फिर ये उससे गुज़रती हैं, समंदर से गुज़रती हैं। आप ये जो है ये अटलांटिक ओशन से गुजरेंगी अगर आप यूरोप से आते हैं। अगर आप अमेरिका और यूरोप के दरमियान वर्ज में अटलांटिक ओशन से आएंगी, और अगर आप
अफ्रीकन और एशियन में हैं तो ये पैसिफिक से आएंगी, और कुछ जो हवाएं ये इंडियन ओशन से आएंगी। जब ये इंडियन ओशन से गुजरती हैं तो यही जो हमारे ईस्टर्लीज हैं, ठीक है, ये मॉनसून का भी सबब बनती हैं, ठीक है, यानी कि ये समंदर से जब गुजरती हैं तो वो मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन कर लेती हैं, फिर हवाओं का बारिशों का भी सबब बनती हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये वाली सब ट्रॉपिकल, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है यही जो हाई प्रेशर वाली हवा है, जब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे जाती है तो ये इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इसलिए कहते हैं कि जब ये दुनिया की ट्रेड होती थी समंदर के ज़रिए तो ये स्टेबल काम होती थी और ट्रेड करने के लिए ये एक अच्छा समझा जाता था, और यानी कि ये एक समझ लें माइल्ड वार्म जो है हवाएं हैं ये चलती थी, और इस तरह से ये सिलसिला था। एक बात आप समझ लें, कंटिन्यूसली इक्वेटर से जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर को जा रही हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और लेकिन अदरवाइज़ जो प्रेशर है हवाओं का वो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट से गुज़रते हैं तो हवाएं और तरह की होती हैं, कोई सर्कुलेशन जब होती है आपकी इसकी ज़मीन की तो उस वक्त डिफ्लेक्शन भी होती है, हवा डिफ्लेक्ट होके क्लॉक राइट को जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होके लेफ़्ट को जाती है, यानी ये क्लॉकवाइज ये चलाता है हमारी ज़मीन को, ये एंटी क्लॉकवाइज चलाता है, रीज़न्स बीइंग कि ये हवा डिफ्लेक्ट होती है, और प्रेशर बेल्ट्स की वजह से ही हमारी जो है ना ये ज़मीन जो है ये घूमती भी है, ठीक है। तो अब ऊपर आप चले जाएं तो ये सब ट्रॉपिकल पोलर लो प्रेशर की बहन, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर बेल्ट में फिर वही जो है हवा कम होगी, और हवा कम होगी, कम होके ऊपर को उठेगी, ऊपर को जब उठेगी ये लाइट होगी, तो इसको फिर इसकी स्पेस लेने के लिए ऊपर से पोलर हाई प्रेशर की जो विंड्स हैं वो नीचे को आती हैं और ये ठंडी होती हैं, ऑब्वियसली ये पोलर से आ रही होती हैं, और इसी तरह इस सब पोलर जो लो हैं इनको कवर करने के लिए फिर यहाँ से ये हवाएं जो है इधर को जाएंगी, और इसी तरह ये वाली जो है इधर को आएंगी, जिसको यहाँ पे एक चीज़ हम मेरे ख्याल मिस कर गए हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हैं ये अगर नीचे को आ रही हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही हैं ये लो वाली हवा, तो इसको कवर करने के लिए एक और हवा चलती है जिसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ चलती है, ये वाली जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, और ईस्ट वाली जो है क्योंकि ये ईस्ट से निकल रही है तो वेस्ट वाले जो कोस्ट्स होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे एशिया का ये जो गोबी डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डेजर्ट्स हैं, वो इसकी वजह से हैं क्योंकि यहाँ हवा इस तरफ आती नहीं है और ये ड्राई एरिया रह जाता है, ठीक है। इसी तरह ये जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्ट वाले जितने भी कोस्ट हैं या वेस्ट वाले जो भी एरियाज़ हैं वो वहाँ पे बारिश भी आती है और वो ड्राई भी नहीं रहते, और यहाँ ईस्टर्न साइड पे ड्राई रहता है, और यहाँ पे क्या है क्योंकि ये ईस्टर्लीज है ईस्ट से चलती है तो यहाँ पे वेस्ट वाले जो एरियाज़ हैं वो ड्राई रह जाते हैं और डेजर्ट्स वगैरह वो वहाँ पे बनते हैं। अब वेस्टर्लीज यहाँ पे ये प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज होती हैं, ये बारिश भी क्रिएट करती हैं, मौसम भी टेम्परेट रखती हैं, और यहाँ पे जो ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि 35 to 60 डिग्री लैटीट्यूड के ऊपर होती हैं ये वेस्टर्लीज के अंडर इफेक्ट होती हैं, और यहाँ पे ये वाले जो है अंडर। अब 90 डिग्री से 66 डिग्री तक ये हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं, ये यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती हैं ये हवाएं, और यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये ठंडी होती हैं और यहाँ पे टेम्परेचर को माइल्ड रखती हैं। अब लेकिन अब होता क्या है, इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि ये हाई प्रेशर बेल्ट वाली जो हवाएं होती हैं ये ज़्यादा देर तक आके ट्रैप कर लेती हैं हमारी लो प्रेशर बेल्ट वाली जो हवाएं हैं, और यहाँ आके एक समझ लें आप सुकून या जमूद की कंडीशन हो जाती है, और जो लो प्रेशर बेल्ट वाली हवाएं यानी गर्म हवाएं हैं उनको ट्रैप कर देती हैं। अब ये जो अगर गर्म हवाएं ट्रैप हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया के लिए रुक गई हैं, और जो ठंडी हवाएं उसको नहीं आने दे रहे, हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं, ठीक है,
हाई प्रेशर सिस्टम बाज़-औक़ात रोक के रख देता है ये गर्म हवा को, और जब सस्पेंड हो जाती है गर्म हवा, रुक जाती है, एज अ ब्लैंकेट ये काम करती है। ऐसे ही समझ लें जैसे कि हम ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट का कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट जो सोलर रेडिएशन है उनको आने देती है, लेकिन वापस जाते उसको ट्रैप कर देती है, जिसको ये हम क्लाइमेट चेंज का हम नाम दे रहे हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि इन एरियाज़ में, ये वाले जो एरियाज़ हैं स्पेसिफ़िकली, ये वाली जो है 10 डिग्री यानी 5 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ और 35 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे मोस्टली या सम टाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो जाता है कि ये जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं, हाई प्रेशर सिस्टम है, वो सस्पेंड रोक देता है, और हमारी जो गर्म हवा ऊपर को उठ रही जा रही होती है और ठंडी हवा नीचे को आ जाती है, वो ठंडी हवा उसकी जगह नहीं ले पाती, हवा रुक जाती है। जब हवा रुक जाती है तो उसमें टेम्परेचर भी हाई होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा, और क्लाउड्स जो है बहुत कम होंगे। अगर ये तीन कंडीशन, विंड्स और क्लाउड्स कम हैं, तो फिर ये हीट वेव की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो एरिया। अब यही वाली सिचुएशन हमारे इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। ईद से पहले से ये शुरू हुआ, और ये कुछ दिन से लेकर कुछ वीक्स तक हीट वेव चली जाती हैं, और हीट वेव की वजह से सबसे जो ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ब्राउन एरियाज़ को ग्रीन एरियाज़ को ब्राउन एरियाज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स ज़्यादा खड़ी होती हैं, एयर स्पेसिंग कम होती है, आपके जो ट्रीज़ हैं वो कम होते हैं, दरख्त कम लगाते हैं, डिफॉरेस्टेशन इसका बड़ा एक सबब है, क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स ज़मीन से पानी को लेते हैं, पानी को लेके यहाँ स्टोर कर लेते हैं अपने लीव्स में, ठीक है। जब लीव्स में ये स्टोर करते हैं तो इसके अंदर स्टोमेटा या सुराख होते हैं। दिन के टाइम पे जब धूप ज़्यादा होती है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, या शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे आप समझ लें कि ये स्टोर करते हैं, शाम के टाइम पे यहाँ पे ट्रांसपैरेशन होती है, जिसको हम इवेपो ट्रांसपैरेशन भी कहते हैं, या फिर ट्रांसपैरेशन भी कहते हैं। अब ये जो ट्रांसपैरेशन है, ये बेसिकली वही पानी है जो कि इसने ज़मीन से स्टोर किया था, अपनी जड़ों के ज़रिए ऊपर लेके आया। जब ये मॉइस्ट या नमी क्रिएट करता है, और हवाएं जो मैंने आपको बताई हैं ये चल रही हैं, ईस्टर्लीज चल रही है, एक जगह के ऊपर प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फॉरेस्टेशन हुई है, तो फिर क्या होगा, ठंडी हवा जब इसके साथ मिलती है तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। हाई प्रेशर बेल्ट वाली हवाएं नीचे को आ जाती हैं, और लो प्रेशर बेल्ट्स वाली हवाएं एस्केप हो जाती हैं ऊपर को, तो वो बारिश का सबब भी बनती हैं, टेम्परेचर भी लो करने का सबब बनती हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब अगर आपने प्लांट्स को काट दिए एक जगह के ऊपर, अब ये देखें ना, हमारे इस्लामाबाद में 45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, पिंडी में 45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है फॉर अ वीक, जो कि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, ठीक है। बाकी जो एरियाज़ हैं हमारे, मुल्तान हो गया, सिब्बी हो गया, ये 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गए हैं। तो उसकी वजह यही है, 60% ऑफ द पाकिस्तान, जियोग्राफिक पाकिस्तान जो है हीट वेव की ज़द में है। उसकी वजह एक तो ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए, यानी आप क्या करें जी, आप जंगलात जो हैं उनको काट के आप उसको हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ में कन्वर्ट कर दें, और ग्रीन एरिया को ब्राउन एरियाज़ में कन्वर्ट कर दें, और फिर आप जहाँ पे देखें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे कि आप हीटिंग का सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, आप इंसान इटसेल्फ जो है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर आप करना शुरू कर देंगे, तो उससे प्लोइंग होगी, ट्रैक्टर चलेंगे, कॉम्पैक्शन होगी ज़मीन की, ब्राउन ज़मीन जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो फिर वो रिफ्लेक्शन हीट जो है रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, एब्जॉर्प्शन कम करती है, ठीक है। तो ये सारा जो सिनेरियो हो जाता है, तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ाने का सबब बनती है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीट वेव का सबब बनती है, और हीट वेव जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए तो हीट स्ट्रोक का सबब बनती है। आपने देखा है कि स्कूलों में कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, अमवात हुए बच्चों के, इसी तरह जो है बड़े यंगस्टर जो लोग हैं
उनमें भी ये स्ट्रोक का जो है ना हीट स्ट्रोक का वाक़यात हुए हैं। इंसानों में इसी तरह लाइफ स्टॉक में ये मसाइल होते हैं, जैसे कि फ्रिजन, जर्सी, हमारी जो ये ऑस्ट्रेलियन गायें वगैरह, ये एनिमल्स जो लोग रखते हैं, उनके लिए तो बहुत फेटल होता है अगर इस तरह का टेम्परेचर ज़्यादा देर रहे। इसी तरह हमारी मैरीन जो लाइफ है वो भी टेम्परेचर, क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर द हीट टू पेनिट्रेट इन द वाटर, लेकिन ये होता है और ये पेनिट्रेट कर जाती है सरफेस के ऊपर। जितनी भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है, मेरीन लाइफ है, वो जो है ना मोर्टेलिटी का शिकार हो जाती है, वो मर जाती हैं। ओवरऑल ये जो है एक आप समझ लें ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन हो जाती है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसमें एडवाइस यही किया जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लिक्विड का इनटेक ज़्यादा करें, अपने आप को हेड कवर रखें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, छतरी का, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। और ये जो टाइम है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम है, ये हाई टाइम होता है हीट वेव का। इसमें आप कोशिश करें अपने आप को एक्सपोज ना करें। यंगस्टर्स की भी डेथ्स हुई हैं, जो ग्रोन अप लोग हैं उनकी भी डेथ्स हुई हैं। ये बेसिकली एकदम से आपको डिहाइड्रेट कर देता है, समझ नहीं आती। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो फिर आपको पानी की एक्सेस नहीं होती, तो फिर उसके लिए ये बहुत इसके कॉम्बैट करना बहुत मुश्किल होता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अपने आप को महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें। लेकिन जैसे ही ये हीट वेव का, मैं आपको ये बताऊँ, जैसे ही ये आपका हीट वेव ओवर होगी, जैसे ही हीट वेव ओवर होगी तो ये एकदम से आपको आंधियाँ नज़र आएंगी, ठीक है, तेज़ हवाएं नज़र आएंगी। और तेज़ हवाओं के साथ साथ अगर ये आ रही हैं, मतलब वेस्टर्लीज हैं या ईस्टर्लीज हैं, और दैट आर कमिंग फ्राम दी ओशंस, अगर बहुत समंदर से ये आ रही हैं, तो ये फिर हवाओं का भी आपका इसका सबब बनेगी, बारिशों का भी सबब बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इंडिया है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है, 60 डिग्री तकरीबन लैटीट्यूड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है इंडियन ओशन से अगर ये आपकी ईस्टर्लीज आ रही हैं इंडियन ओशन से, तो ये फिर मानसून का सबब भी बनती हैं, बारिशों का सबब भी बनती हैं। और यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ये तो शायद हमें कम इससे, लेकिन इंडियन ओशन से ये हवाएं डायरेक्टली इंडिया से, बे ऑफ बंगाल वाली जो हवाएं हैं, ये जब प्रेशर ऊपर को जाता है, जैसे ही ये प्रेशर रिलीज़ होता है, हवाएं इधर से अगर आ रही हैं, तो फिर ये बारिश का सबब भी बनती हैं और तेज़ आंधियों का भी सबब बनती हैं। उसकी वजह ये होती है, जैसे ये रिलीज़ होता है, मैंने आपको बताया ये सारा इसका सिस्टम है, ठीक है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियो समझ आ गई होगी। और अगर आप हमारी हौसला अफजाई भी करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मज़ीद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हम आपके लिए बनाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।